So before we go ahead to the next question, अगर आपको याद होगा मैंने आपको लास्ट सेशन में एक होमवर्क दिया था which is basically based on application of potentiometer. तो मैं potentiometer रिपीट ही कर देता हूँ आज. So what we'll do is we'll quickly go through potentiometer and its applications. Potentiometer is nothing but it is just a straight wire. हमारे पास एक straight wire होता है which is 2 मीटर 10 मीटर लॉन्ग. अब क्योंकि 10 मीटर लॉन्ग वायर है तो इसको मैं एक स्ट्रेट टेबल पे तो रख नहीं सकता, तो व्हाट वी डू इज हम इसको फोल्ड कर देते हैं. तो पोटेंशियोमीटर वायर इज 2 मीटर टू 10 मीटर लॉन्ग. इट हैज सेक्शंस ऑफ 100 सेंटीमीटर ईच, मतलब 1 मीटर के सेक्शंस होते हैं छोटे छोटे इसमें. तो अगर 10 मीटर लंबा वायर है तो 10 सेक्शन होंगे विद ईच सेक्शन लेंथ ऑफ 1 मीटर. तो यू हैव समथिंग लाइक दिस. ऐसा आपका पास पोटेंशियोमीटर है. दिस इज पोटेंशियोमीटर. ये पोटेंशियोमीटर का वायर है बेसिकली. सो लेट अस से इट स्टार्ट्स एट A, गोज अप टू B एंड इट विल हैव सेक्शंस ऑफ 1 मीटर ईच. फिर आप A पॉइंट से बैटरी को, रिमेंबर बैटरी और सेल यहाँ पे दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, तो डू नॉट गेट कंफ्यूज बिटवीन बैटरी एंड सेल. तो हमने A पॉइंट से बैटरी के पॉजिटिव को कनेक्ट कर दिया. So we connect to the positive of the battery to point A. यहाँ पे आपके पास एक बैटरी होगी, हाई टेंशन बैटरी. तो ये है बैटरी हियर. उसके बाद यू हैव अ की अरेंजमेंट. तो यू हैव अ की हियर एंड देन यू हैव अ रियोस्टैट. तो यहाँ पे एक रियोस्टैट होता है. दिस इज अ रियोस्टैट RH. गुड. तो A point is connected to positive of the battery, याद रखना. This is potentiometer. Done. इतना ही होता है पोटेंशियोमीटर. अब पोटेंशियोमीटर में you must know drop of potential. Drop of potential मतलब potential per unit length is constant और इसको हम डिनोट करते हैं K से और इसको बोलते हैं potential gradient. Good. Then अब आइडिया ये है कि जो पोटेंशियोमीटर है इसके 3 एप्लीकेशंस है. एप्लीकेशन नंबर 1 is to find out, of course, to compare EMF. तो टू कंपेयर EMF में भी 2 मेथड्स है. एक है इंडिविजुअल सेल मेथड. इंडिविजुअल सेल मेथड. इस इंडिविजुअल सेल मेथड को आप और एक नाम भी लेते हो अगर याद होगा तो, डायरेक्ट मेथड. तो इस केस में क्या करते हो ना, व्हाट यू डू इज यू कनेक्ट 2 सेल्स जिसका आपको EMF कंपेयर करना है. तो इसके ऊपर A पॉइंट के ऊपर यू विल कनेक्ट 2 सेल्स इन पैरेलल टू ईच अदर. तो यहाँ पे आप 2 सेल कनेक्ट करोगे समथिंग लाइक दिस. एक ऊपर सेल कनेक्ट होगा, एक नीचे सेल कनेक्ट होगा. एंड देन यहाँ से एक गैल्वेनोमीटर निकालोगे आप, और गैल्वेनोमीटर विल हैव अ जॉकी. जॉकी इज अ शार्प पॉइंटर अगर याद होगा तो. तो दिस इज व्हाट यू हैव. यहाँ पे एक सेल आएगा, यहाँ पे दूसरा सेल आएगा, यहाँ पे की आएगा, यहाँ पे की आएगा. तो यू कैन जस्ट से लेट अस से सेल विथ EMF E1, सेल विथ EMF E2. तो आपके पास 2 सेल है, वन विथ EMF E1 और विथ EMF E2. यहाँ पे की है K2 और यहाँ पे की है K1. तो व्हाट यू डू इज, आप क्या करते हो ना, दोनों में से पहले एक की को ओपन रखते हो, K2 को ओपन रखते हो, K1 को क्लोज करते हो. क्योंकि K2 ओपन है मतलब A2 इज नॉट इन द सर्किट, वो सर्किट के बाहर है. तो सर्किट के अंदर कौन है? E1. फिर यहाँ से यू हैव अ पॉइंटर जो आप A से B तक स्लाइड करते करते जाते हो such that the generator current shows zero deflection. तो A से B तक तुम स्लाइड तब तक करते जाओगे जब तक आपको क्या नहीं मिलता, जीरो करंट. तो जैसे ही जिस पॉइंट पे जीरो करंट मिला उसको आप बोलते हो नल पॉइंट, उसको डिनोट कर देंगे P से. तो ये जो A to P लेंथ है इसको बोलते हैं बैलेंसिंग लेंथ. तो लेंथ फ्रॉम A to P विच इज बैलेंसिंग लेंथ इज कॉल्ड एज L1. अब क्योंकि गैल्वेनोमीटर में करंट जीरो है, इसका मतलब ये जो सेल है E1 इसका EMF यूज़ नहीं हो रहा है. यूज़ कब होगा? जब करंट ड्राइव होगा. जब करंट ही नहीं आ रहा है इसका मतलब E1 सर्किट में है लेकिन उसका यूज़ नहीं हो रहा है, मतलब देयर इज नो करंट.
तो ऐसे केस में जो पूरा का पूरा EMF होता है ना E1, इट अपीयर्स अक्रॉस पॉइंट A एंड P। मतलब अगर मैं A और P के अक्रॉस वोल्ट मीटर लगा दूँ तो मुझे यहाँ पे उतना ही वोल्टेज दिखेगा या EMF दिखेगा जितना इस सेल का है। तो आप बोलते हो E1 इज प्रोपोर्शनल टू L1। गुड। अब क्या करते हो फिर, आप कीज को उल्टा कर देते हो। तो ये जो की क्लोज था अभी उसको ओपन कर दिया, और जो ओपन था उसको क्या कर दिया, क्लोज। फिर सेम प्रोसेस, अब इस बार E1 सर्किट में नहीं है, E2 सर्किट में है। तो देन यू फाइंड आउट अ न्यू नल पॉइंट, इसको P डैश बोल दो, सच दैट लेंथ ऑफ AP डैश इक्वल टू L2। क्योंकि करंट थ्रू गैल्वेनोमीटर इज अगेन जीरो, तो करंट थ्रू गैल्वेनोमीटर इज जीरो, तो क्या होगा इस केस में, ये जो E2 है ये पूरा का पूरा अक्रॉस AP पॉइंट अपीयर होगा, तो E2 इज प्रोपोर्शनल टू L2। देन यू डिवाइड दीज टू, तो ये आ गया E1 बाई E2 इक्वल टू L1 बाई L2। L1 एंड L2 यू कैन मेजर, क्योंकि इसके नीचे एक मीटर स्केल होता है, तो आपको L1 बाई L2 मिल जाएगा। तो L1 बाई L2 से आपको रेशियो मिल जाएगा। ओके। अब इसको इंडिविजुअल सेल मेथड क्यों बोला है, क्योंकि एट अ टाइम सिर्फ एक ही सेल सर्किट में है, दूसरा नहीं है। दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज इंडिविजुअल सेल मेथड। ओनली वन सेल एट अ टाइम इज इन द सर्किट, द अदर इज नॉट इन द सर्किट। तो ये था पहला एप्लीकेशन ऑफ पोटेंशियोमीटर। दूसरा एप्लीकेशन इज क्वाइट सिमिलर, उसमें भी आपके पास दो सेल है, तो यू हैव टू सेल्स अगेन, जिसको आप बोलते हो सम एंड डिफरेंस मेथड या फिर असिस्ट एंड अपोज मेथड। तो इन दैट केस नीचे का सर्किट तो सेम ही होता है, तो सम एंड डिफरेंस मेथड, इसमें थोड़ा सा तो ऊपर का पार्ट है उसमें डिफरेंस है, सम एंड डिफरेंस। तो इसमें क्या करते हो, इसमें आपके पास दो सेल है अगेन, यहाँ पे लगा दिया मैंने पहला सेल लेटर से E1। उसके बाद यहाँ पे आपके पास इन द शेप ऑफ अ क्वाड्रिलैटरल यू हैव अ की अरेंजमेंट। तो यहाँ पे एक की अरेंजमेंट है आपके पास इन द शेप ऑफ अ क्वाड्रिलैटरल, उसमें 4 की होते हैं, ABCD नाम दे देंगे उसको। तो यू हैव 4 की हियर, तो लेट अस कॉल दिस एज A, B, C and D, and then again you have, if you remember, ये E1 था and then E2, कहाँ था E2, यहाँ से। ओके गुड, याद है थोड़ा सा, यहाँ से आ जाएगा नेगेटिव ही पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। ओके, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव होता है यहाँ पे, दिस इज E2। इसमें से भी एक्स्ट्रा कंडीशन ये होती है कि E1 इज ग्रेटर देन E2। पिछले केस में ऐसा कोई कंडीशन नहीं था, पिछले केस में कंडीशन ये था कि E1 एंड E2 बोथ आर लेस देन E। तो पिछले केस में यू हैड E1 लेस देन E एंड E2 लेस देन E। इस केस में ये कंडीशन तो है ही, E is greater than E1, तो E1 is less than E and E2 is less than E। लेकिन और एक एक्स्ट्रा कंडीशन है that E1 should be greater than E2, ये एक्स्ट्रा कंडीशन है। गुड। देन गैल्वेनोमीटर, यहाँ पे आएगा गैल्वेनोमीटर नहीं, तो कहाँ जाएगा, कहाँ से जाएगा, यहाँ से गैल्वेनोमीटर आएगा। कनेक्शंस, जंपर, वेरी गुड। जंपर कहाँ लगाओगे, वेयर डू यू पुट जंपर्स, क्रॉस सेक्शन। तो क्या ऐसा करेंगे, कनेक्शन तो याद नहीं, कनेक्शन से याद नहीं है, ऐसा था ना। तो कनेक्शन नहीं याद होगा तो कैसे काम चलेगा। दिस इज गैल्वेनोमीटर जी अगेन। अब ये जो केस है इसमें 2 की एट अ टाइम ओपन रहती है और 2 की एट अ टाइम क्लोज भी रहती है। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं A और B को क्लोज रखूँ, A एंड B क्लोज है,
सी एंड डी ओपन है, सी एंड डी अगर ओपन है तो सी एंड डी मतलब ये ओपन है, दिस वन इज ओपन, तो दिस की इज ओपन, ये दोनों की नहीं है सर्किट में, ओपन है। तो इफ यू लुक एट द कनेक्शन, E1 का नेगेटिव E2 के पॉजिटिव के साथ कनेक्टेड है, देन द सेल्स E1 एंड E2 आर सेड टू असिस्ट ईच अदर। तो सर्किट ऐसा कंप्लीट होगा थ्रू जंपर या गैल्वेनोमीटर, और यहाँ पे है आपके पास पॉइंटर। तो वापस तुम वही करते हो, तुम अलग अलग पॉइंट पे टच करते हो एंड यू फाइंड आउट व्हाट इज बैलेंसिंग लेंथ। तो इस केस में जो बैलेंसिंग लेंथ है एक इसको L1 बोल देंगे। एंड अगेन क्योंकि यहाँ पे एक बैटरी का एक सेल का नेगेटिव दूसरे के पॉजिटिव कनेक्टेड है, तो दोनों एक दूसरे को हेल्प कर रहा है, तो आप बोलते हो असिस्ट करना तो सम करना। तो E1 प्लस E2 इज प्रोपोर्शनल टू L1। अब इन द सेकेंड केस व्हाट यू डू इज, आप इसको कर दोगे क्लोज, इसको भी कर दोगे क्लोज, इसको कर दोगे ओपन, इसको भी कर दोगे ओपन। नाउ यू सी, अगर A एंड B ये ओपन हो गए, C एंड D अगर ये क्लोज है, तो अभी E1 का नेगेटिव और E2 का नेगेटिव का कनेक्शन है, E1 का नेगेटिव कनेक्टेड टू E2 का नेगेटिव। इसके लिए एक्स्ट्रा कंडीशन है E1 इज ग्रेटर देन E2, नहीं तो करंट फ्लो ही नहीं होगा। जब करंट फ्लो नहीं होगा तो तुम जनरेटर में तो शुरू से जीरो मिलेगा, तो ढूंढोगे क्या फिर? तो यू अगेन फाइंड आउट व्हाट इज द न्यू नल पॉइंट। तो इस केस में जो न्यू नल पॉइंट है AP डैश, इसका लेंथ आ गया L2, तो यहाँ पे दे आर अपोजिंग ईच अदर, E1 माइनस E2 इज प्रोपोर्शनल टू L2। फिर इन दोनों को डिवाइड कर दो, यू हैव E1 प्लस E2 अपॉन E1 माइनस E2 इक्वल टू L1 बाय L2, देन यू डू कंपोनेंट डिविडेंडो। तो यूजिंग C and D कंपोनेंट डिविडेंडो, we will have E1 plus E2 plus E1 minus E2 upon E1 plus E2 minus E1 plus E2, और यहाँ पे आएगा L1 plus L2 upon L1 minus L2। E2 cancel, E1 cancel, 2 E1 upon 2 E2 is E1 by E2, E1 by E2 equal to L1 plus L2 upon L1 minus L2। तो ये था सेकंड एप्लीकेशन। और जो तीसरा एप्लीकेशन है दैट इज टू फाइंड आउट इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल। अब इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल फाइंड करने के लिए भी तुम क्या करते हो, तो डिटरमाइन इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल, टू डिटरमाइन इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल। इंटरनल रेजिस्टेंस, तो इस केस में भी व्हाट यू डू इज दिस, यहाँ पे पैरेलल में लगाते हो, रेजिस्टेंस होता है वेरिएबल, यहाँ पे होता है की, और यहाँ पे होता है सेल, समथिंग लाइक दिस। देन यहाँ से आपका आएगा गैल्वेनोमीटर G, ये सेल है, इसको मैं अभी E बोल रहा हूँ, तो ये भूल जाना अभी, छोड़ में समझ नया नाम ले लो, उसको E बोल लो। और ये जो सेल है इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है स्मॉल r, ये है कैपिटल R। जैसे तुमने एक की को क्लोज किया, एक केस में तुम की ओपन रखते हो, ओपन रखते हो ना, तो जब तुम की को ओपन रखोगे तो ऊपर का जो रेजिस्टेंस है वो तो सर्किट में नहीं है। मतलब बेसिकली क्या होगा कि नीचे का जो सेल है दैट इज इन सर्किट, तो शुरू में एक करंट ड्राइव कर रहा था, देन वी फाइंड आउट अ नल पॉइंट। नल पॉइंट मतलब वही P पॉइंट जिसके लिए करंट टू गैल्वेनोमीटर इज 0। क्लियर यहाँ तक? इस केस में क्या होता है, E इज प्रोपोर्शनल टू L1। देन आप यहाँ पे की इंसर्ट करते हो, की क्लोज कर दिया तो ये रेजिस्टेंस R सर्किट में आ गया, एंड देन यू फाइंड आउट अ न्यू नल पॉइंट। ये जो न्यू नल पॉइंट है, पहले केस में नल पॉइंट था AP जिसको तुमने बोला था L, दूसरे केस में ये आ गया AP डैश विच इज L2, L1 एंड L2। बट यहाँ पे क्या हुआ, बिकॉज ये जो की तुमने क्लोज किया ये एक लूप बन गया। अब क्योंकि ये लूप बन गया तो इस पर KVL एप्लीकेबल हो जाएगा, तो यू कैन अप्लाई किरचॉफ वोल्टेज लॉ ऑन टू दिस लूप।
तो जब आप किरचॉफ वोल्टेज लॉ अप्लाई करोगे तो पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द रेजिस्टेंस V विल बी, अरे पोटेंशियल ड्रॉप विल बी प्रोपोर्शनल टू L2। तो क्या हो रहा है, पहले केस में जब तक की ओपन था तो रेजिस्टेंस कैपिटल आर सर्किट में था ही नहीं, तो जो भी करंट ड्राइव हो रहा था ये सेल कर रहा था। फिर हमने नल पॉइंट ढूंढा। नल पॉइंट ढूंढने का मतलब होता है दैट द सेल इज नो मोर ड्राइविंग द करंट। अगर सेल करंट नहीं ड्राइव कर रहा है मतलब सेल का पूरा ईएमएफ ए और पी के बीच में दिखेगा तुमको। इसलिए हमने क्या लिखा, E इज प्रोपोर्शनल टू L1। लेकिन जैसे ही तुमने की को क्लोज किया तो करंट तो गैल्वेनोमीटर तो जीरो है, लेकिन ये लूप बन गया। अब लूप बन गया तो लूप में करंट फ्लो हो रहा है, तो इस लूप में कितना करंट फ्लो हो रहा है, I। इसका मतलब सेल जो E तुमने लगाया है इसका कुछ पार्ट यूज हो रहा है टू ड्राइव द करंट इन द लूप, बराबर। तो जब सेल का कुछ करंट यूज हो तो पोटेंशियल का ड्रॉप होता है, कहाँ पे होता है, अक्रॉस द रेजिस्टेंस। तो इस केस में V प्रोपोर्शनल टू L2 आएगा, देन यू डिवाइड। हाँ, हम लोग और लिखेंगे, डिवाइड भी कर लो या फिर तुमको ओम्स लॉ पता ही होगा। तो इसमें E बाई V क्या आता है, L1 बाई L2, एंड देन इसके बाद E इक्वल टू I अपॉन, अगर याद होगा आपको हमने लास्ट टाइम ही देखा था, भूल गए। V इक्वल टू I और E इक्वल टू potential drop is across a resistance। EMF include the internal resistance। तो ये लिखते वक्त IR इक्विवेलेंट लिखा जाता है, और पोटेंशियल ड्रॉप में क्या आएगा, सिर्फ एक्सटर्नल इक्वल टू L1 I तो कैंसिल हो गया, बट R इक्विवेलेंट स्मॉल r प्लस कैपिटल R अपॉन कैपिटल R इक्वल टू, तो स्मॉल r बाय कैपिटल R प्लस 1 इक्वल टू L1 बाय L2। तो स्मॉल r बाय कैपिटल R इक्वल टू L1 बाय L2 माइनस 1, तो स्मॉल r इक्वल टू कैपिटल R L1 माइनस L2 अपॉन L2। ये आ गया इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। अब आप इस क्वेश्चन पे जा सकते हो एंड देन यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो थोड़ा सा ध्यान देना, आप प्रोसेस पता होगा तो क्वेश्चन सॉल्व होगा। पहले केस में की वॉज ओपन, R was not in the circuit, दूसरे केस में key is closed। अब क्या बोला क्वेश्चन में, to determine the internal resistance of a cell by using a potentiometer, the null point is at 1 meter। Null point is at 1 meter when the cell is shunted by 3 ohm resistance। shunted मतलब पैरेलल में रेजिस्टेंस होना, मतलब की क्या है, क्लोज है। और जब की क्लोज होता है तो बैलेंसिंग लेंथ को L1 बोलते हो कि L2 बोलते हो, L2। तो ये किसकी वैल्यू है, L2 की वैल्यू है। कब, जब रेजिस्टेंस कितना था, 3 ओम। इसके लिए मैंने यहाँ पे वेरिएबल रेजिस्टेंस दिखाया, मतलब यू कैन चेंज द वैल्यू। अब आगे क्या बोला है, एंड एट अ लेंथ 1.5 मीटर व्हेन द सेल इज शंटेड बाय 6 ओम रेजिस्टेंस। तो जब हमने यहाँ पे 3 की जगह पे 6 ओम का रेजिस्टेंस लगा दिया तो उस केस में बैलेंसिंग लेंथ L2 कितना आया, 1.5। ओके, द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल इज, तो पहले तुम फॉर्मूला याद रख लेना, स्मॉल r इक्वल टू कैपिटल R L1 माइनस L2 अपॉन L2, ये पता होना चाहिए। अब इसमें 2 केसेस है। केस 1, जब रेजिस्टेंस शंट रेजिस्टेंस 3 ओम था तब L2 की वैल्यू कितनी थी, 1 मीटर। तो देयरफॉर स्मॉल r इक्वल टू कैपिटल R L1 माइनस 1 अपॉन 1, और R इधर R1 लिख देंगे, चलो ठीक है, आई जस्ट पुट इट हियर, ये R1 आ जाएगा। व्हाट इज R1, 3 ओम, L1 माइनस 1 बाई 1। गुड, इक्वेशन नंबर 1। केस 2, क्या आएगा, R2 की वैल्यू कितनी है, 6 ओम, और L2 डैश 1.5। गुड, देयरफॉर स्मॉल r इक्वल टू R2 L1 माइनस L2 डैश अपॉन L2 डैश। L1 पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला क्योंकि L1 वो केस था जिसमें की क्या था, ओपन था।
तो ऊपर का रेजिस्टेंस 3 हो, 6 हो, 9 हो, 10, 12, 15 जो लेना है वो लो। जब तक सेल नहीं चेंज करते तब तक कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो रिमेंबर, अगर की ओपन है तो ये रेजिस्टेंस की वैल्यू कुछ भी हो, रेजिस्टेंस इज नॉट इन द सर्किट। इसके लिए L1 को मैंने L1 ही लिखा है, L1 डैश नहीं किया। दिस इज 6 L1 माइनस 1.5 अपॉन 1.5, इक्वेशन नंबर 2। क्या फाइंड करना है तुमको? तो फ्रॉम 1 एंड 2 लेफ्ट हैंड साइड आर सेम, तो राइट हैंड साइड भी सेम होंगे। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 इक्वेट कर लो। 3L1 माइनस 1 इक्वल टू 6 L1 माइनस 1.5 अपॉन 1.5, करेक्ट। 1 जा 2 जा, सॉल्व कर लो। L1 माइनस 1 इक्वल टू 1.5 को शिफ्ट कर देता हूँ, बेटर ऑफ 1.5 को यहाँ शिफ्ट कर देता हूँ। तो 1.5 L1 माइनस 1.5 इक्वल टू 2 L1 माइनस 3। सॉल्व कर लो इसको, शिफ्ट। ये 3 यहाँ पे आएगा, उसमें 1.5 माइनस हो जाएगा तो 1.5, ये वहाँ जाएगा तो माइनस हो जाएगा तो 0.5। तो L1 की वैल्यू कितनी आ गई? 3। तो L1 इज 3। अभी L1 की वैल्यू 3, इक्वेशन नंबर 1 या 2 जहाँ सब्स्टिट्यूट करना है कर दो to find out internal resistance। तो from equation number 1 and 3, स्मॉल r क्या था? वो स्मॉल r 3 इंटू L1 माइनस 1, तो 3 इंटू 3 माइनस 1 मतलब 3 इंटू 2 इज 6 ओहम। ऑप्शन नंबर ए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन। The resistance in the left and right gaps of the meter bridge are 10 and 30 respectively. If the bridge is balanced, then the distance of the null point from the center of the wire is. Simple question है। Do you remember meter bridge में balancing condition में आपको क्या मिलता है, याद है क्या? R1 by R2 equal to Lx upon R1 minus Lx। R1 होता है लेफ्ट गैप का रेजिस्टेंस विच इज 10, R2 होता है राइट गैप का विच इज 30। ये जो Lx है ना, दिस Lx इज मेजर्ड फ्रॉम लेफ्ट एंड। Lx हम लोग सेंटर से नहीं मेजर करते, हम कहाँ से करते हैं? लेफ्ट एंड से करते हैं। कहाँ से करते हैं? ये लेफ्ट एंड। व्हाट इज द लेंथ ऑफ द वायर इन मीटर ब्रिज? 1 मीटर मतलब 100 सेंटीमीटर। उसका मिड पॉइंट क्या हो गया फिर? 50। अब आपको कहाँ से पूछा है? फ्रॉम द सेंटर। तो Lx पहले फाइंड कर लो, दिस इज 1/3 ऑफ कोर्स। इसको पहले फाइंड तो कर लो, देखते हैं फिर। तो आ जाएगा आपका 100 माइनस Lx इक्वल टू 3Lx। तो 4Lx इक्वल टू 100। तो Lx कितना आ गया? 25 सेंटीमीटर। लेफ्ट एंड से 25 सेंटीमीटर, तो मिड पॉइंट से भी 25 सेंटीमीटर, क्योंकि लेफ्ट एंड ये 0 होता है, राइट एंड ये 100 होता है। मिड पॉइंट कितना हो गया? 50। तो अगर लेफ्ट से 25 है तो मिड पॉइंट से भी कितना है? 25 है। 25 ऑप्शन ए, डन, सिंपल। Quick. So next question. The length of a potentiometer wire is L. A cell of EMF E is balanced at a length L by 3 from the positive end of the wire. If the length of the wire is increased by L by 2, at what distance will the same cell give a balance point? तो कैसे सॉल्व करेंगे इसको? पोटेंशियोमीटर वायर का लेंथ L है, उसमें एक सेल है E जो बैलेंस कितने लेंथ पे हुआ? L by 3। मतलब पहले केस का जो आपका L1 है, पहले केस का वो कितना है? L by 3 फ्रॉम द पॉजिटिव एंड। अब अगर मैंने वायर का ही लेंथ L by 2 कर दिया, if the length इंक्रीज किया, if the length of the wire is increased by L by 2,
तो पहले केस में जो टोटल लेंथ था वायर का वो L था, दूसरे केस में कितना है L प्लस L बाई टू, L प्लस L बाई टू दैट इज 3L बाई टू। टोटल लेंथ की बात कर रहा हूँ मैं, A टू B, ये याद रखिए, भूलना नहीं इसको। ये A टू B पहले कितना था L था, फिर कितना हो गया L प्लस L बाई टू हो गया, तो कितना हो गया 3L बाई टू, तो 3L बाई टू। अब दे आर आस्किंग यू नया बैलेंस पॉइंट मतलब L1 डैश ये कितना आएगा, हाउ टू सॉल्व। सही तो बोल रहे हो, L लेंथ के लिए L बाई थ्री है, तो 3L बाई टू के लिए कितना होगा। मैं एक काम करता हूँ, ऐसा करता हूँ, जब तुमको समझ में नहीं आया ना फॉर्मूला में, तो एक काम करना, ये कौन है, इसका नाम क्या है, इसका नाम, अरे इसका नाम क्या है, क्या है इसका नाम, बैलेंसिंग लेंथ। और ये कौन है, ये कौन है, ये कौन है, ये कौन है, टोटल लेंथ। तो फॉर्मूला क्या दिख रहा है तुमको, बैलेंसिंग लेंथ इक्वल टू टोटल लेंथ बाय 3, करेक्ट ना। तो केस 1 में बैलेंसिंग लेंथ इज इक्वल टू टोटल लेंथ बाय 3, तो केस 2 में भी वही आएगा। तो केस 2 में बैलेंसिंग लेंथ क्या बोला है तुमने, L1 है, लेकिन केस 2 का टोटल लेंथ कितना है 3L बाई टू, और वो कौन 3, तो कितना हो गया L बाई टू, खत्म, ऑप्शन है डन। तो ये सिंपल क्वेश्चंस है। quick. Next question. A galvanometer of resistance G is shunted by a resistance 5 नहीं आएगा, resistance of S ओहम, क्योंकि आंसर में कहीं पे भी 5 नहीं दिख रहा है, S दिख रहा है, और S यहाँ पे मेंशन नहीं था। तो galvanometer of resistance G is shunted by a resistance of S ohm to keep the main current in the circuit unchanged. The resistance to be put in series with the galvanometer S. A simple question है। तो पहले क्वेश्चन में क्या बोला है वो समझ लो। हमारे पास एक गैल्वेनोमीटर है, तो यू हैव अ गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस कितना है, G है। इसमें से कुछ करंट पास हो रहा होगा, उसके बाद हमने क्या किया, हमने इसको शंट कर दिया, एक पैरेलल रेजिस्टेंस लगा दिया H। तो व्हाट इज इक्विवेलेंट इन दिस केस, GS अपॉन G प्लस S, पहले केस का। अब उन्होंने बोला टू कीप द मेन करंट सेम, क्योंकि क्या होता है जैसे तुमने शंट किया तो करंट की वैल्यू चेंज होगी, क्योंकि जंक्शन पॉइंट बन जाएगा, और जंक्शन तो है ही है, लेकिन रेजिस्टेंस इन पैरेलल, व्हाट इज द इफेक्टिव रेजिस्टेंस पैरेलल, कम होता है कि बढ़ता है, कम होता है। तो यहाँ पे क्योंकि इफेक्टिव रेजिस्टेंस कम हो गया तो करंट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अगर मुझे करंट को सेम रखना है, मतलब पहले करंट का I, पहले सर्किट का I और दूसरे केस का I सेम होना चाहिए। तो इफ आई वांट टू कीप द करंट सेम, देखो क्या है, तुमने शंट किया मतलब तुमने इफेक्टिव रेजिस्टेंस कम कर दिया, इफेक्टिव रेजिस्टेंस कम कर दिया तो करंट बढ़ जाएगा। हमको करंट को बढ़ाना नहीं है, सेम रखना है, तो हमने एक सीरीज में रेजिस्टेंस लगाना है, लेटर से RS, तो उसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए, ऐसा क्वेश्चन है। तो बताओ। ओके, What about others? क्या है आंसर, सॉल्व करो।
तो पे अटेंशन हियर, थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट होगा यहाँ पे, तो ठीक है कंफ्यूजन में हटा देता हूँ। यहाँ ध्यान दो, अ गैल्वेनोमीटर ऑफ रेजिस्टेंस G इज शंटेड बाय रेजिस्टेंस S। तो पहले सिर्फ गैल्वेनोमीटर था, दैट इज आइडिया। अब तुमने शंट किया, अब शंट किया तो ये बन गया रेजिस्टेंस। पहले रेजिस्टेंस कितना था G, शंट करना कितना हो गया GS अपॉन G प्लस S। पहले कितना था G, अब कितना हो गया GS अपॉन G प्लस S। सेम है क्या? नहीं। तो यहाँ पे करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। अगर मुझे करंट की वैल्यू पहले केस का और दूसरे केस का सेम रखना है तो मुझे सीरीज में कुछ लगाना है। तो व्हाट इज सीरीज रेजिस्टेंस? RS। तो पहले केस का रेजिस्टेंस R1 कितना आ गया G, दूसरा कितना आ गया GS अपॉन G प्लस S प्लस RS। करंट सेम कब होता है? जब रेजिस्टेंस सेम हो। तो फॉर द करंट टू बी सेम यू हैव दिस कंडीशन दैट द रेजिस्टेंस शुड बी सेम। तो R1 इक्वल टू R2 होना चाहिए फॉर करंट टू बी सेम। तो करंट तब सेम होगा जब रेजिस्टेंस सेम हो। तो पहले केस का रेजिस्टेंस कितना है G, दूसरा कितना है GS अपॉन G प्लस S प्लस RS। तुमको क्या फाइंड करने के लिए बोला है? RS बोला है, तो RS फाइंड कर लो। Therefore RS इक्वल टू G माइनस GS अपॉन G प्लस S। इसको सॉल्व करना, डन। जस्ट सॉल्व दिस, G कॉमन निकाल लो, 1 माइनस S अपॉन G प्लस S। तो G प्लस S माइनस S अपॉन G प्लस S कैंसिल हो गया, G इंटू G स्क्वायर बन गया, तो G स्क्वायर अपॉन G प्लस S। ऑप्शन नंबर ए, खत्म, डन। तो अगले दो क्वेश्चन नंबर 16 एंड क्वेश्चन नंबर 17, दे आर रिपीटेड क्वेश्चंस। सेम क्वेश्चन ऑलरेडी हुआ है, तो आई जस्ट स्किप दैट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 18। व्हेन अ गैल्वेनोमीटर इज शंटेड बाय रेजिस्टेंस S, वापस से गैल्वेनोमीटर है उसको तुमने शंट कर दिया विद रेजिस्टेंस S, its current capacity increases n times. Its current capacity increases n times when the same galvanometer is shunted by another resistance S dash. Its current capacity increases n dash times. The expression of n in terms of S dash and n dash is. Simple question है। अगर again of course तुमको याद होगा, तो अगर हमने एक गैल्वेनोमीटर को शंट कर दिया, शंट मतलब पैरेलल में कनेक्ट कर दिया, मैंने अभी बताया पैरेलल में कनेक्ट करने का मतलब होता है इफेक्टिव रेजिस्टेंस कम करना। तो इफ आई शंट मतलब करंट का कैपेसिटी बढ़ेगा, तो कितना हो गया n टाइम्स। तो तुम इसको दो मेथड से सॉल्व कर सकते हो। तुम लिख सकते हो टोटल करंट I इज n टाइम्स ऑफ IG, या तो फिर ऑफ कोर्स दिस इज राइट, नथिंग रॉन्ग, बट इफ यू रिमेंबर डायरेक्टली S इक्वल टू G अपॉन n माइनस 1, ये याद होगा तो अच्छा हो जाएगा। तो केस 1 से आपको इक्वेशन 1 मिल गया। केस 2 में क्या बोला है कि मैंने जब सेम गैल्वेनोमीटर को, सेम मतलब G की वैल्यू सेम, इफ आई शंट इट विद अनदर रेजिस्टेंस S डैश, तो कैपेसिटी बिकम्स n डैश। करेक्ट, इक्वेशन नंबर 2 याद रखना आप। तो एक केस में S है G अपॉन n माइनस 1 और दूसरे केस में है S डैश इक्वल टू G अपॉन n डैश माइनस 1। तो यहाँ से तुमको मिल जाएगा G इक्वल टू S इंटू n माइनस 1, यहाँ से मिल जाएगा G इक्वल टू S डैश इंटू n डैश माइनस 1। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 लेफ्ट हैंड साइड सेम है तो राइट हैंड साइड भी सेम होगा। तो फ्रॉम 1 एंड 2 यू हैव S इंटू n माइनस 1 इक्वल टू S डैश इंटू n डैश माइनस 1। आपको क्या चाहिए था? n चाहिए था इन टर्म्स ऑफ S डैश एंड n डैश। तो n के लिए सॉल्व कर लो, इसको डिवाइड कर दो, चलेगा। यू कैन डिवाइड दिस n माइनस 1 इक्वल टू S डैश बाई S n डैश माइनस 1। तो n इक्वल टू S डैश बाई S n डैश माइनस 1 प्लस 1। जस्ट सॉल्व दिस, क्या आता है? ऑप्शन D। ओके, D हो गया। ऑप्शन पे क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई। तो इट इज S डैश n डैश माइनस 1 प्लस S अपॉन S। ऑप्शन नंबर डी, खत्म आंसर, डन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्विक।
ये रिपीटेड टाइप को क्वेश्चन दिख रहा है। द रेजिस्टेंस इन द लेफ्ट गैप एंड राइट गैप ऑफ मीटर ब्रिज आर 30 एंड 70 ओम, मतलब R1 और R2 की वैल्यू दी हुई है। इफ द ब्रिज इज बैलेंस्ड देन द डिस्टेंस ऑफ द नल पॉइंट फ्रॉम द सेंटर ऑफ द वायर इज। वापस वही टाइप का क्वेश्चन है, तो फिर वही है R1/R2 इक्वल टू LX अपॉन 100 माइनस LX। R1 की वैल्यू 30, R2 की वैल्यू 70, LX अपॉन 100 माइनस LX। 3/7 हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। 300 माइनस 3LX इक्वल टू 7LX, तो कितना आ गया ये? 300 इक्वल टू 10LX, तो LX कितना आ गया? 30। लेकिन ये कहाँ से? लेफ्ट से, तो सेंटर से 20, सेंटर से 20, ऑप्शन नंबर सी। तो सेंटर नहीं पढ़ोगे तो आंसर ए आएगा, which is the wrong answer of course. Quick. Next question. Next question. 10 meter long uniform wire of resistance 2 ohm per meter. ओम पर मीटर अगर तुमको याद होगा, सबसे पहले तो 10 मीटर लॉन्ग, मतलब कैपिटल L की वैल्यू है 10 मीटर, सिग्मा है 2 ओम पर मीटर, इज कनेक्टेड इन सीरीज विद अ बैटरी ऑफ EMF 3 वोल्ट। ओके, E दे दिया, E 3 वोल्ट एंड अ रेजिस्टेंस 10 ओम, और एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है 10 ओम। एक काम करता हूँ, इस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को स्मॉल r को देता हूँ 10 ओम। The potential gradient along the wire is, potential gradient along the wire is, सिंपल क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन समझ लो। हमारे पास एक पोटेंशियोमीटर वायर है जिसका लेंथ कितना है? 10 मीटर, ठीक है। इस वायर का रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ कितना है? 2, और वायर कितना है? तो ये जो वायर का खुद का रेजिस्टेंस बनेगा R, वो कितना होगा? 20 ओम, सिग्मा L, सिग्मा 2 × 10 दैट इज 20 ओम। ये पता होना चाहिए, सिग्मा इज रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ, तो रेजिस्टेंस इज सिग्मा इनटू लेंथ, तो 20 ओम आ गया। इट इज कनेक्टेड इन सीरीज विद अ बैटरी ऑफ EMF 3 एंड अनदर रेजिस्टेंस जिसको स्मॉल r बोला है मैंने। कितना स्मॉल r? 10 ओम, और ये EMF है 3 वोल्ट का। और आपको क्या पूछा है? आपको पूछा पोटेंशियल ग्रेडियंट। पोटेंशियल ग्रेडियंट मतलब V/L, V होता है IR/L। यहाँ पे कैपिटल R ही लिखना। मैंने बताया था लास्ट लेक्चर में ही, I होता है E अपॉन R प्लस R। ये भी हमने लास्ट लेक्चर में इस टाइप का क्वेश्चन सॉल्व किया है। वेयर करंट I कैसे ऑब्टेन करते हो? किरचॉफ लूप लॉ से, KVL से। I आता है E अपॉन R प्लस स्मॉल r। हो गया क्वेश्चन खत्म। E की वैल्यू 3 है, कैपिटल R 20 है, और स्मॉल r 10 है। कैपिटल R कितना है? 20 है, लेंथ कितना है? 10। तो ये आ गया आपका 30, 6/30, बड़े 6/30, 1/5, मतलब 0.2, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 unknown resistances are connected in the 2 gaps of meter bridge. मीटर ब्रिज के जो 2 गैप थे उसमें दोनों अननोन रेजिस्टेंसेस है। द नल पॉइंट इज एट 25 सेंटीमीटर फ्रॉम 0 एंड, 0 एंड मतलब पॉजिटिव एंड होता है ए। और रेजिस्टेंस ऑफ 20 ओहम इज कनेक्टेड इन सीरीज विद द स्मॉलर ऑफ द 2। इधर ना इस क्वेश्चन में गड़बड़ होती है, तो अच्छे से समझ लो। द नल पॉइंट शिफ्ट्स टू 50 सेंटीमीटर, द स्मॉलर रेजिस्टेंस इज। तो अगर आपको याद है, अभी याद होना चाहिए, हमारे पास 2 गैप बनते हैं। इफ यू रिमेंबर, यू हैव 2 गैप्स। आपके पास होता है मीटर ब्रिज समथिंग लाइक दिस। यहाँ ध्यान दो, गड़बड़ होगा यहाँ पे, बड़बड़ मत करो। तो व्हाट यू हैव इज, यू हैव मीटर ब्रिज, इसमें एक वायर है ऑफ कोर्स 100 सेंटीमीटर लॉन्ग, समथिंग लाइक दैट, ऐसा एक वायर आएगा। गुड। देन क्या बोला है? लेफ्ट एंड और राइट एंड दोनों में ही अननोन रेजिस्टेंस है, अननोन रेजिस्टेंस है। ये R1 है और यहाँ पे ये R2 है।
तो पहले केस में बैलेंस पॉइंट कहाँ पे आया 25। तो ये केस 1 के लिए लिख रहा हूँ मैं R1/R2 इक्वल टू LX। LX कितना है? LX 25 अपॉन 75। तो कितना आ गया 1/3 रेशियो मिल गया। तो मैं आई एम यूजिंग दिस फॉर्मूला R1/R2 इक्वल टू LX अपॉन 100 माइनस LX, where LX is this और 100 minus LX is this part of the wire, length of the wire. Clear यहाँ तक? अब आगे क्या बोला है कि if we increase the resistance in the smaller resistance by how much 20। तो आपको कुछ अज्यूम करना पड़ेगा, आपको अज्यूम करना पड़ेगा कि R1 स्मॉल है, R2 स्मॉल। तो आई विल स्टार्ट विथ सेइंग R1 इज स्मॉल। तो अभी R1 की वैल्यू जाएगी R1 प्लस 20 और ये है R2। तो अब इस केस में जो न्यू बैलेंसिंग लेंथ था वो कितना है 50 है। तो अभी R1 डैश अपॉन R2 डैश, ठीक है, डैश LX डैश अपॉन 100 माइनस LX डैश, कोई बात नहीं। R1 डैश इज R1 प्लस 20 और R2 तो R2 है। ये कितना है 50/50 दैट इज 1। गुड। तो R1 प्लस 20 इक्वल टू R2। क्या फाइंड करना है आपको? स्मॉलर वैल्यू से मतलब क्या फाइंड करना है? R1 फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करेंगे? एक मिनट सुन लो, तुमको जो फाइंड करना है उसको इक्वेशन में रखना पड़ता है, जो नहीं फाइंड करना उसको हटाना पड़ता है। तो यहाँ से मेरे को बताओ R1/R2 1/3 है, तो R2 कितना है 3R1। तो ये इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2 में सब्स्टिट्यूट कर दो। तो फ्रॉम 1 and 2 you have R1 plus 20 equal to 3R1। तो 2R1 equal to 20, तो R1 equal to 10 ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है a potentiometer wire is given potential difference V across its length L। एक पोटेंशियोमीटर वायर है which is given a potential difference V across its length L। A null point is obtained for balancing the cell of EMF E। तो null point obtain किया, keeping V same, मतलब तुमने potential difference across the wire same रखा। अब तुम length को increase कर रहे हो, तो फिर क्या होगा? Null point is obtained at a shorter distance। There is no change in the null point। The null point is obtained at a larger distance। The potential gradient is increased। बताओ, अब बताओ व्हाट इज द आंसर। पहले क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लो एंड टेल मी द आंसर। तेरी क्वेश्चन है ना। पोटेंशियोमीटर वायर है, उसको हमने पोटेंशियल दे दिया। पोटेंशियोमीटर वायर है ए बी, इसका लेंथ था L। हमने दोनों पॉइंट के अक्रॉस पोटेंशियल लगा दिया V, तो पोटेंशियल ग्रेडियंट बन गया V/L। अब बोला है अ नल पॉइंट इज ऑब्टेन। तो नल पॉइंट कैसे ऑब्टेन करते हो पता है तुमको? नल पॉइंट पोटेंशियोमीटर वायर का ये वाला डायग्राम याद रखना जो आज हमने स्टार्टिंग में देखा, दिस वन या फिर दिस वन। तो एक सेल था तुम्हारे पास, ये भी ले सकते हो, ये भी ले सकते हो। तो तुमने पोटेंशियोमीटर वायर के लिए यू ऑब्टेन अ नल पॉइंट लेंथ इज L1। नाउ व्हाट यू आर डूइंग इज, अब तुम क्या कर रहे हो? अब तुम पोटेंशियल डिफरेंस सेम रख रहे हो, लेकिन तुम क्या बढ़ा रहे हो? क्या बढ़ा रहे हो? वायर का लेंथ कितना कर दिया पता नहीं, से बोला इंक्रीज कर दिया, कोई बात नहीं। तो ये A आ गया, ये B आ गया, न्यू लेंथ आ गया L'। पोटेंशियल डिफरेंस अभी भी V है दोनों के बीच में। तो बैलेंसिंग लेंथ का क्या होगा? पोटेंशियल ग्रेडियंट इज V/L'। तो क्या होगा बैलेंसिंग लेंथ का? नल पॉइंट का मतलब potential gradient decreases। ऐसा तो कुछ दिख नहीं रहा ना। पोटेंशियल ग्रेडियंट डिक्रीजेस ऑप्शन में कहाँ है?
ये तो समझ में आ गया, लेंथ बढ़ेगा तो पोटेंशियल ग्रेडियंट कम होगा, इंक्रीज तो नहीं होगा, तो ये तो गया। नल पॉइंट में चेंज नहीं होगा, ऐसा हो ही नहीं सकता, ये भी गया। सी, तो इफ यू टेल मी सी, तो यू हैव टू आल्सो एक्सप्लेन व्हाई इट इज सी, व्हाई नॉट ए। नल पॉइंट शिफ्ट होगा तो आई वांट टू हैव एक्सप्लेनेशन फॉर दैट। तो बताओ क्यों शिफ्ट होगा? It is connected to what you just said, potential gradient decreases। तुमको याद है नल पॉइंट के लिए तुम हर बार क्या लिखते हो? E proportional to n, ऐसा लिखते हो ना? लिखते हो ना ऐसा? आपको ये पता है क्या? यहाँ पे कांस्टेंट पता है कौन आता है? पता है कौन आता है? पोटेंशियल ग्रेडियंट आता है। आता ही पोटेंशियल ग्रेडियंट है, और सेल क्या था? सेम था। तो इसका मतलब K इंटू एल क्या हो गया? कांस्टेंट हो गया। अगर K इंटू एल कांस्टेंट है तो एक बात बताओ, L और K का रिलेशन क्या है? तो पोटेंशियल ग्रेडियंट कम होगा तो बैलेंसिंग लेंथ बढ़ेगा, ऑप्शन सी। तो ये जो कांस्टेंट होता है ना, कांस्टेंट, वो ही पोटेंशियल ग्रेडियंट होता है। डायमेंशनली भी सोचो ना, EMF इज वोल्टेज, दिस इज मीटर, तो ये वोल्ट पर मीटर ही होना चाहिए। तो अभी याद रखना, ये जो तुम E प्रोपोर्शनल टू L लिखते हो उसमें कांस्टेंट कौन होता है? पोटेंशियल ग्रेडियंट। और सेल सेम था तो EMF सेल का क्या हो गया? सेम। तो प्रोडक्ट ऑफ K इंटू L क्या आ गया? कांस्टेंट। तो K और L का प्रोपोर्शनलिटी क्या है? इनवर्स। ये डायग्राम की जरूरत नहीं है तुमको, दिस इज द आंसर, डन, दैट्स ऑल। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन भी हमने क्लास में लिया हुआ है, इट इज डन इन योर फुल कोर्स। द डिफ्लेक्शन इन गैल्वेनोमीटर फॉल्स टू 1/4 व्हेन इट इज शंटेड बाय 3 ohm if the additional shunt of 2 ohm is connected to the earlier shunt। अर्लियर शंट को तुमने एडिशनल शंट कनेक्ट कर दिया 2 ohm का, द डिफ्लेक्शन इन द गैल्वेनोमीटर फॉल्स टू। अगला क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन है ना, इट इज अ नाइस क्वेश्चन। डिफ्लेक्शन इन द गैल्वेनोमीटर फॉल्स टू 1/4 व्हेन इट इज शंटेड बाय 3 ohm। अब जिनको याद ही नहीं, मतलब याद तो होना चाहिए, आज ही बताया मैंने। गैल्वेनोमीटर, 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 इसका रेजिस्टेंस है G, ध्यान दो, दिस इज G। इसको तुमने शंट कर दिया मान लो S से, तो डिफ्लेक्शन फॉल्स टू 1/4। इसका मतलब होता है जो करंट थ्रू गैल्वेनोमीटर है ये I/4 है। क्यों ऐसा है? क्योंकि पहले टोटल करंट था I, वो पूरा का पूरा करंट जा रहा था गैल्वेनोमीटर से, तो I ही था IG पहले, शंट करने से पहले। यहाँ पे ध्यान दो, क्वेश्चन अच्छा है, समझ में नहीं आएगा। पहले जब तक तुमने शंट नहीं किया तो टोटल करंट ही करंट टू गैल्वेनोमीटर था, लेकिन जब तुमने शंट किया तो शंट प्रोवाइड्स अ बाईपास रूट, अल्टरनेट रूट टू द करंट। अपने यहाँ पे भी है बाहर बाईपास, जिनको सिटी में काम नहीं है उनके लिए अलग रास्ता है, तो यहाँ पे एक अलग रास्ता मिल गया करंट को, तो डेफिनेटली कुछ अमाउंट ऑफ करंट शंट से गया। इसका मतलब डिफ्लेक्शन कम होगा, पहले ज़्यादा था अभी कम होगा, तो कितना हो गया? 1/4। तो IG/I कितना आ गया? 1/4। इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल देते हैं, या तो सॉल्व करना सॉल्व कर लो, ठीक है। अब मुझे बताओ IG/I क्या होता है? फॉर्मूला बताओ। हाँ, IG/I क्या होता है? हाँ, S/G + S, वेरी गुड। तो IG/I is S/G + S। अभी जिनको नहीं पता तो थ्योरी देखो जरा। तो देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2 से S/G + S इक्वल टू 1/4, तो 4S इक्वल टू G + S, करेक्ट। तो यहाँ से G कितना आ गया? 3S, और S कितना था? 3 था, ठीक है ना? तो 3 × 3 9 ohm, इक्वेशन नंबर 3। यहाँ तक क्लियर? बराबर। अभी बोला है कि हमने एडिशनल शंट किया, एडिशनल शंट।
मतलब जितना शंट था उसको और तुमने एक्स्ट्रा लगा दिया, कितना लगा दिया इस बार? 2 ओम। ओके, तो यू हैव दिस प्लस एडिशनल शंट, मतलब इसको तुमने और एक शंट कर दिया एस डैश, ऐसा किया। हाँ, इधर मत लगाना, इधर लगाना। इट इज नॉट इन सीरीज, इट इज इन शंट अगेन। तो अब डिफ्लेक्शन मतलब IG अपॉन I इन द केस नंबर 2 ये कितना आएगा ऐसा पूछा है। तो बताओ अभी क्या करेंगे? पैरेलल बढ़ेगा, फॉर्मूला सेम है। तो तुमको अगर IG बाई I फाइंड करना है केस 2 का, तो यही फॉर्मूला है, S डैश अपॉन G प्लस S डैश। सिर्फ S डैश, कंफ्यूज मत होना, मैं नोटेशन चेंज कर देता हूँ, S डबल डैश कर देता हूँ। S डबल डैश क्या है? इन दोनों का इक्विवेलेंट है। व्हाट इज S डबल डैश? S इंटू S डैश अपॉन S प्लस S डैश। S था 3, वो था 2 था ना, 2 था, यस। ओके, तो इट इज जस्ट 6/5। 6/5 इज 1.2, क्योंकि 6/5 इज 12/10, 1.2। तो ये S डबल डैश कितना आ गया? 1.2। तो अभी IG बाई I इन केस 2 इज इक्वल टू S डबल डैश इज 1.2 अपॉन G की वैल्यू कितनी आई पहले केस से? 9 प्लस 1.2, तो कितना आ गया? 1.2 अपॉन 10.2। हाउ मच इज दिस? 2/17। 2/17 is of course 1 upon 8.5. 1 upon 8.5. Option D. Done. So that's it for today.